पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लार्जेस्ट वन, मतलब इनमें से कौन सा स्केल सबसे बड़ा है। यहाँ हम सारे के सारे वैल्यू को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यहाँ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मैप के डिस्टेंस और ज़मीन के डिस्टेंस का रेशियो है। यहाँ दोनों तरफ के वैल्यू को एक यूनिट में चेंज करते हैं। यहाँ वैल्यू को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। पहले ऑप्शन में आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। इसमें 1 सेंटीमीटर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर ही है, लेकिन 50 मीटर इक्वल होगा 5000 सेंटीमीटर के। यहाँ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा 1:5000 के। अब हम ऑप्शन बी के तरफ बढ़ते हैं, जिसमें 1:42,000 है। यह ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में है, इसलिए ये 1:42,000 ही रहेगा। ऑप्शन सी में 1:3 लाख होगा, जबकि ऑप्शन सी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर है। जहां 50 किलोमीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू 50 लाख सेंटीमीटर होगा, जो कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कहेंगे 1:50 लाख। जब हम चारों को समराइज करते हैं तो ए का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1:5000 होगा, बी का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1:42,000 होगा, सी का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1:3 लाख होगा, जबकि डी का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1:50 लाख होगा। यहाँ हम लोग को यह पता है फ्रैक्शन में यदि डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो वैल्यू कम आएगी और डिनोमिनेटर कम होगा तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। इसलिए सबसे कम डिनोमिनेटर वाला ऑप्शन ए है, मतलब 1:5000, जो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर है। इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन ए होगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि सिंगल ऑब्जर्वेशन में प्रोबेबल एरर ±0.04 मीटर है और मीन ±0.01 मीटर है, तो ऑब्जर्वेशन की संख्या क्या होगी। यहाँ पर मैं आपका ध्यान दो एरर पर आकर्षित करना चाहता हूँ। पहला, प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन। इसमें E = ±0.675 √ समेशन ऑफ V² डिवाइडेड बाई n-1। और सेकेंड, प्रोबेबल एरर ऑफ मीन EM = ±0.675 √ समेशन ऑफ V² डिवाइडेड बाई n ब्रैकेट में n-1, जिसमें दोनों फार्मूला में V का वैल्यू होगा x माइनस x बार के। यहाँ x = ऑब्जर्व्ड या मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी होगा, x बार = मीन वैल्यू होगा और n = नंबर ऑफ मेजरमेंट्स होगा। जब प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन को डिवाइड किया जाएगा प्रोबेबल एरर ऑफ मीन से, तो हमारा कंक्लूजन होगा EM/E = 1/√n। अब हम EM के जगह 0.01 और
ई के जगह 0.04 रखेंगे तो हमारा इक्वेशन 0.01 डिवाइडेड बाई 0.04 इजकल टू 1/√n। जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो n की वैल्यू मेरी 16 आएगी। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मेरा ऑब्जर्वेशन की संख्या 16 है, इसलिए ऑप्शन यहाँ सी होगा। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी निम्न में से किन पर लागू होता है? ए एक्सीडेंटल एरर्स, बी कम्युलेटिव एरर, सी बोथ एक्सीडेंटल और कम्युलेटिव एरर और डी नन ऑफ द एबव। इसे समझने के लिए मैं कुछ टर्म और डिफिनेशन बताने जा रहा हूँ जो कि सर्वे इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी रैंडम इवेंट के स्टडी से संबंधित है। दूसरा एक्सीडेंटल एरर, यह एरर विभिन्न कारणों का कॉम्बिनेशन है और इन एरर में सर्वे का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये एरर निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। चेन के कैलिब्रेशन का एरर भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तीसरा कम्युलेटिव एरर, ये ऐसी एरर्स है जो एक ही डायरेक्शन में होता है और धीरे धीरे ये लेंथ मेजरमेंट के साथ एक्चुअल मेजरमेंट से या तो ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर ज़्यादा घट जाता है। कम्युलेटिव एरर लेंथ ऑफ लाइन के प्रोपोर्शनल होता है और यह पॉजिटिव या निगेटिव दोनों में से कोई एक हो सकता है। पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर, ये वे एरर्स हैं जो मेजर्ड लेंथ को वास्तविक से अधिक बनाती है, इसलिए मेजर्ड लेंथ से एरर घटाकर एक्चुअल लेंथ ज्ञात की जा सकती है। ये एरर इन कारणों से हो सकता है। पहला कारण, जब चेन की लंबाई स्टैंडर्ड लेंथ से कम होती है। दूसरा, जब चेन का लिंक का बेंड हो, लिंक्स में नॉट हो, चेन को कलेक्ट करने के दौरान रिंग हट गई हो या रिंग्स कीचड़ से दब गई हो आदि। कारण, स्लोप्स के साथ मापी गई लंबाई में स्लोप करेक्शन नहीं हुआ हो। चौथा कारण, सैग करेक्शन न हुआ हो। पांचवा कारण, जब टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम हो और उस समय टेम्परेचर करेक्शन न हुआ हो। छठा कारण, बैड रेंजिंग, बैड स्ट्रेथनिंग और रॉन्ग अलाइनमेंट के कारण ये पॉजिटिव एरर आ सकते हैं। निगेटिव कम्युलेटिव एरर, ये वे एरर्स हैं जो मेजर्ड लेंथ को वास्तविक से कम बनाती है, इसलिए मापी गई लंबाई में एरर जोड़कर एक्चुअल लेंथ ज्ञात की जा सकती है। ये एरर्स इन कारणों से हो सकती है। पहला कारण, चेन की लंबाई इसकी स्टैंडर्ड लेंथ से अधिक हो, रिंगों के चपटे होने के कारण, चेन जॉइंट के कारण आदि। दूसरा कारण, जब माप के दौरान टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से अधिक हो और इनका टेम्परेचर करेक्शन न हुआ हो। अब हम वापस क्वेश्चन के तरफ आते हैं। यहाँ एक्सीडेंटल एरर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि यह एरर किस कारण से होता है, जबकि कम्युलेटिव एरर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और हम जानते हैं जिस एरर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी होने की हो भी सकती है और नहीं भी। इसलिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर ए होगा। फोर्थ क्वेश्चन, एक एरिया को एक मैप से सर्वे किया जाता है जिसका स्केल
1:1000 का है। यदि मैं प्लॉटिंग के लिए 0.1 मिलीमीटर के लीस्ट काउंट वाले स्केल का उपयोग किया जाता है तो फील्ड में एक्यूरेसी कितनी होगी? यहाँ 1:1000 का मतलब है यदि हम 1 mm मैप में लेते हैं तो उसकी ग्राउंड पर वैल्यू 1000 mm के इक्वल होगा। यहाँ मैप का स्केल 0.1 mm तक मेजर करता है तो यह वैल्यू ग्राउंड पर 0.1 इंटू 1000 mm इक्वल टू 100 mm होगा और 100 mm हम जानते हैं 0.1 मीटर होगा। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा जो कि 0.1 मीटर है। अब हम चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है किसी क्वांटिटी के मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और उसके ऑब्जर्व वैल्यू के बीच का अंतर होता है। ए ट्रू एरर के, बी वेटेड ऑब्जर्वेशन के, सी कंडीशनल एरर के या डी रेसिडुअल एरर के। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम बात करते हैं प्रोबेबल वैल्यू की। यह वैल्यू थ्योरी प्रोबेबिलिटी से निकाला जाता है। ऑब्जर्व वैल्यू हमारे ऑब्जर्वेशन के आधार पर यह वैल्यू निकाला जाता है। ट्रू एरर यह ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का अंतर है। रेसिडुअल एरर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का अंतर होता है। हम यहाँ देख सकते हैं रेसिडुअल एरर ही ऑप्शन में है जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का अंतर होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा रेसिडुअल एरर। छठा क्वेश्चन, जियोडेटिक सर्वे प्लेन सर्वेइंग से इनमें से कौन से कारण से भिन्न है? इसे समझने के लिए हम जियोडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वेइंग के बीच में क्या अंतर होती है उसे देखते हैं। प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग मैंने यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंशिएट किया है। पहला, प्लेन सर्वेइंग में कर्वेचर ऑफ अर्थ को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जबकि जियोडेटिक सर्वेइंग में कर्वेचर ऑफ अर्थ को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा, प्लेन सर्वेइंग में किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को एक स्ट्रेट लाइन माना जाता है, जबकि जियोडेटिक सर्वे में किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एक आर्क। तीसरा, 12 किलोमीटर तक की लेंथ को प्लेन सर्वेइंग माना जाता है, जबकि 12 किलोमीटर से अधिक की लेंथ को जियोडेटिक सर्वे माना जाता है। चौथा, प्लेन सर्वेइंग में 3 पॉइंट को मिलने से बनने वाले ट्रायंगल को प्लेन ट्रायंगल माना जाता है और बनने वाले एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रूल आवश्यक माना जाता है, जबकि जियोडेटिक सर्वे में 3 पॉइंट को मिलाने वाले ट्रायंगल को स्फेरिकल ट्रायंगल माना जाता है और बनने वाले एंगल के लिए स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री रूल आवश्यक माना जाता है। पांचवा, प्लेन सर्वेइंग में प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना आवश्यक है, जबकि जियोडेटिक सर्वेइंग में स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना आवश्यक है। छठा पॉइंट, प्लेन सर्वेइंग में 195 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया को एक प्लेन माना जाता है, जबकि
95 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर वाली एरिया जियोडेटिक सर्वे में आता है। 7वां, प्लेन सर्वेइंग लेस एक्यूरेट और लेस करेक्ट होता है, जबकि जियोडेटिक सर्वेइंग मोर एक्यूरेट और मोर करेक्ट होता है। 8वां, प्लेन सर्वेइंग में मेजरिंग टेप, चेन, थियोडोलाइट आदि जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जबकि जियोडेटिक सर्वे में मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिवाइस और प्लेन सर्वेइंग इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है, जबकि जियोडेटिक सर्वे गवर्नमेंट और उसके डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। अब हम आते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर। हमें अपना आंसर मिल चुका है। जियोडेटिक सर्वेइंग में कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर किया जाता है, जबकि प्लेन सर्वेइंग में कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर नहीं किया जाता है। इसलिए हमारा आंसर ए होगा, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। बैड रेंजिंग के कारण इनमें से कौन सा एरर होगा? ए कम्युलेटिव पॉजिटिव, बी कम्युलेटिव निगेटिव, सी कंपनसेटिंग, डी कम्युलेटिव पॉजिटिव और निगेटिव। बैड रेंजिंग के कारण दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सीधी नहीं होगी, जिससे कि मेजर्ड लेंथ एक्चुअल लेंथ से बढ़ जाएगा और एरर हमेशा कम्युलेटिव पॉजिटिव होगा। इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर ए होगा, कम्युलेटिव पॉजिटिव। 8वां क्वेश्चन, ऑफसेट आर। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा, शॉर्ट मेजरमेंट फ्रॉम चेन लाइन। चलिए ऑफसेट से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म अब हम देखते हैं। पहला, मेन स्टेशन। मेन स्टेशन चेन सर्वे में एक पॉइंट है जहां एक ट्रैवर्स के दो साइड या दो ट्रायंगल मिलते हैं। ये स्टेशन सर्वे की बाउंड्री को नियंत्रित करते हैं और इन्हें कैपिटल लेटर ए, बी, सी आदि से डिनोट करते हैं। दूसरा, टाई स्टेशन और सब्सिडियरी स्टेशन। टाई स्टेशन दो मेन स्टेशन को मिलाने वाली सर्वे लाइन पर एक स्टेशन है। ये सर्वे किए जाने वाले एरिया के इंटीरियर डिटेल का पता लगाने में सहायक होते हैं और उन्हें स्मॉल लेटर ए, बी, सी आदि से डिनोट करते हैं। तीसरा, मेन सर्वे लाइन दो मुख्य सर्वे स्टेशन को मिलाने वाली चेन लाइन मेन सर्वे लाइन कहलाती है। यहाँ ए, बी और बी, डी मेन सर्वे लाइन के उदाहरण हैं। चौथा, टाई लाइन और सब्सिडियरी लाइन दो टाई स्टेशन को मिलाने वाली चेन लाइन को टाई लाइन कहा जाता है, जैसे ए, बी और सी, डी। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। टाई लाइन को हम एक्सिलरी लाइन भी कहते हैं। ये इंटीरियर डिटेल का पता लगाते हैं और मेन लाइन से दूर होते हैं। पांचवा, बेस लाइन। यह एक फेयरली लेवल ग्राउंड पर लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन है जो कि एरिया के सेंटर से होकर गुजरती है। यह सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है क्योंकि अन्य सभी सर्वे लाइन की दिशा बेस लाइन के रेस्पेक्ट में निश्चित होती है। छठा, चेक लाइन। चेक लाइन या प्रूफ लाइन
एक लाइन है जो फील्ड वर्क की एक्यूरेसी के जांच के लिए होता है। चेक लाइन की मेजर्ड लेंथ और कंप्यूटेड वैल्यू एक ही होना चाहिए। एडी चेक लाइन का एक उदाहरण है जो कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। 7वां ऑफसेट, यह सर्वे लाइन या चेन लाइन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। यह परपेंडिकुलर या ऑब्लिक हो सकता है। चेन एज, यह स्टार्टिंग पॉइंट से एक वेल डिफाइंड पॉइंट की दूरी है। 9वां, निम्न में से किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग सामान्यतः बेस लाइन को मेजर करने के लिए किया जाता है? ए चेन, बी मेटेलिक टेप, सी स्टील टेप और डी इन्वार टेप। इसका आंसर डी इन्वार टेप होगा। इस लाइन को मेजर करने के लिए इन्वार टेप का यूज़ होता है। इस पिक्चर में डिफरेंट टाइप के टेप को दिखाया गया है। पहला क्लॉथ और लाइनन टेप, यह सब्सिडरी मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। यह वेरी लाइट और इजी टू हैंडल होता है। यह मॉइस्चर से इफेक्ट हो सकता है। दूसरा मेट्रिक स्टील टेप, ये स्टील का बना होता है और आउटर एंड में रिंग टेप को होल्ड करने के लिए बना होता है। तीसरा इन्वार टेप, इसका यूज़ हाई प्रिसीजन वर्क के लिए होता है और यह एलॉय स्टील का बना होता है। चौथा सिंथेटिक टेप, यह ग्लास फाइबर जिसके ऊपर पीवीसी कोटिंग होती है उसका बना होता है। यह छोटे मेजरमेंट के लिए उपयोग में लाया जाता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं क्लॉथ और लाइनन टेप, मैट्रिक स्टील टेप, इन्वार टेप, सिंथेटिक टेप और लास्ट में चेन है। इन्वार टेप निम्न में से किसका बना होता है? ए कॉपर एंड स्टील, बी ब्रास एंड निकिल, सी ब्रास एंड स्टील, डी निकिल एंड स्टील। आंसर डी होगा, स्टील एंड निकिल। क्वेश्चन 11, 30 मीटर मैट्रिक चेन में कितने लिंक होते हैं? चलिए मैं इसे पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ। ऊपर दिखाए गए पिक्चर में 2 लिंक को दिखाया गया है जिसमें एक हैंडल से अटैच है और दूसरा मिडिल में है। जो लिंक हैंडल से अटैच होगा वह लिंक छोटा होगा और जो मिडिल में होगा वह लिंक बड़ा होगा। इसलिए छोटे वाले लिंक 2 होंगे और इसके अलावा सारे लिंक बड़े होंगे। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ हम छोटे वाले लिंक का कैलकुलेशन करते हैं। इसमें हैंडल लेंथ होगा, रिंग होगा, स्मॉल लिंक होगा, फिर रिंग होगा, फिर मेरा हाफ रिंग होगा जिसकी वैल्यू क्रमशः 74.5 प्लस 13 प्लस 93 प्लस 13 प्लस 6.5 इक्वल टू 200 mm होगा। यदि हम बड़े वाले लिंक को देखते हैं तो इसके लेंथ में हाफ रिंग प्लस रिंग प्लस एक लार्ज लिंक प्लस फिर एक रिंग प्लस हाफ रिंग जो क्रमशः 6.5 प्लस 13
प्लस 161 प्लस 13 प्लस 6.5 इक्वल टू 200 mm होगा। इसका मतलब यह है कि हर एक 200 mm में एक लिंक होगा। यहाँ चेन की लंबाई 30 मीटर है जो कि 30,000 mm है। इसलिए यहाँ कुल लिंक की संख्या इक्वल टू होगी 30,000 डिवाइडेड बाई 200 के, जो कि इक्वल होगा 150 नंबर। इसलिए यहाँ सही आंसर बी होगा 150। क्वेश्चन 12 रेंजिंग प्रोसेस होगा। आंसर बी अलाइनिंग द चेन इन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एक्सट्रीमिटीज। चलिए अब हम रेंजिंग समझते हैं। रेंजिंग दो एक्सट्रीमिटीज के बीच एक स्ट्रेट लाइन में चेन को अलाइनिंग करने की प्रक्रिया है। जब हमारा सर्वे लाइन चेन के लंबाई से अधिक होता है तब हमें रेंजिंग की आवश्यकता होती है। इसमें दो एंड पॉइंट के बीच हम रेंजिंग रॉड को फिक्स करते हैं और इस होल प्रोसेस को हम रेंजिंग कहते हैं। क्वेश्चन 13 सर्वे में हम होल टू पार्ट क्यों यूज़ करते हैं? होल टू पार्ट मेथड से कार्य करने का मेन आइडिया एरर को लोकलाइज करना और उनसे प्रिवेंट करना है। ठीक इसके विपरीत यदि हम पार्ट टू होल कार्य करते हैं तो एरर्स एक्यूमुलेट होता है और वह सर्वे के साथ बढ़ता चला जाता है और सर्वे लास्ट में कंट्रोल्ड हो जाता है। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लेते हैं हमें ए बी 120 मीटर के लेंथ को 20 मीटर चेन से मेजर करना है। हम इस डिस्टेंस को छोटे छोटे पार्ट में मेजर करेंगे कारण कि सर्वे लेंथ चेन से बड़ा है। यहाँ इसका मेजरमेंट हम रेंजिंग के द्वारा लेंगे। इस मेजरमेंट को लेने का यहाँ दो विकल्प है। पहला होल टू पार्ट, यहाँ ए बी पॉइंट को मेजर करके फिक्स कर लिया जाता है। उसके बाद सी डी ई पॉइंट को ए बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब यदि एरर डी में होता है तो उसमें सी और ई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एरर बड़े पैमाने पर नहीं होंगे। इस मेथड में ए बी का छोटा पार्ट ए सी को पहले मेजर किया जाएगा। उसके बाद सी डी डी ई एफ एफ जी और जी बी मेजर किया जाएगा। अब सी की जगह मेजरमेंट में सी डैश पॉइंट होता है तो यह बढ़कर डी के जगह डी डैश, ई के जगह ई डैश, एफ के जगह एफ डैश, जी के जगह जी डैश और बी के जगह बी डैश हो जाता है जो कि बहुत बड़ा एरर होगा। आप इस पिक्चर में बी डैश के बीच डिफरेंस देख सकते हैं। क्वेश्चन 14 फिगर 2.1 में 30 मीटर वाले चेन के ब्रास की टैली को दिखाया गया है। इस टैली का चेन के नियरेस्ट एंड से डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ नीचे के पिक्चर में ए ब्रास रिंग एट एवरी 1 मीटर लेंथ दिखाया गया है, बी में टैली एट 5 मीटर लेंथ, सी में टैली एट 10 मीटर लेंथ और डी में टैली एट 15 मीटर लेंथ है।
तो हमारा आंसर अब क्लियर है, आंसर बी होगा और 10 मीटर होगा। क्वेश्चन 15, एक स्ट्रेट लाइन में चेनिंग लगाने के दौरान यदि पार्टी के लीडर के हाथ में 4 एरो हैं और फॉलोअर के हाथ में 6 एरो है, तो प्रारंभिक पॉइंट से फॉलोअर की कितनी दूरी होगी? ऑप्शन ए 4 चेन्स, ऑप्शन बी 6 चेन्स, ऑप्शन सी 120 मीटर, ऑप्शन डी 180 मीटर। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़कर हर एक चेन लेंथ के बाद एक एरो फॉलोअर द्वारा ग्राउंड में इंसर्ट किया जाएगा, जो कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पर देखा जा सकता है सर्वे लाइन एरो द्वारा डिफरेंट सेगमेंट में बांटा गया है और हर एक सेगमेंट एक चेन के इक्वल होगा, इसलिए हमारा आंसर यहाँ क्लियर है कि चेन होगा। इस क्वेश्चन में एरो का यूज़ किया गया है। चलिए अब मैं एरो के बारे में बताता हूँ। दिखाया गया पिक्चर एरो का है। इन्हें चेनिंग पिन्स कहा जाता है। इनका उपयोग सर्वे के दौरान प्रत्येक चेन के अंत को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। ये 4 mm डायमीटर के कठोर और टेम्पर्ड स्टील के वायर से बने होते हैं। एरो की लंबाई 400 mm होती है। इनके एक सिरे पर नुकीले पॉइंटेड होते हैं, जबकि एक एंड सर्कुलर रिंग का बना होता है। हर एक चेन लेंथ के बाद फॉलोअर द्वारा एक एरो ग्राउंड में इंसर्ट किया जाता है, जिससे नंबर ऑफ मेजर्ड चेन निकाल सकते हैं। एक मेटेलिक टेप बना होता है। ए स्टील, बी इनभार, सी लाइनन, डी क्लॉथ एंड वायर्स। इसमें ऑप्शन डी होगा, क्लॉथ एंड वायर्स। क्वेश्चन 17, एक वेल कंडीशन ट्रायंगल को होने के लिए एंगल को किस एंगल से कम नहीं होना चाहिए? ए 20 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 40 डिग्री और डी 60 डिग्री। इसका राइट आंसर बी होगा 30 डिग्री। कंडीशन ट्रायंगल के लिए एंगल 30 से कम और 120 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि सारे के सारे एंगल 60 के इक्वल होते हैं तो उन्हें आइडियल ट्रायंगल कहते हैं। यदि ट्रायंगल का कोई एंगल 30 से कम हो तो उन्हें इल कंडीशन ट्रायंगल कहते हैं। क्वेश्चन 18, फिगर 2.2 में फील्ड बुक में ए बी लाइन के इंटायर को दिखाया गया है। यहाँ चेन लाइन और रेलवे लाइन के बीच कितना एंगल है? पिक्चर में आप देख सकते हैं ए बी मेरा चेन लाइन है और उससे क्रॉस होकर मेरा रेलवे लाइन जा रहा है। इस पिक्चर में रेलवे लाइन और चेन लाइन को एक ट्रायंगल बनाकर दिखाया गया है। इसमें राइट साइड में 10 और 13 दिखाया गया है, जो कि चैनेज है। नीचे रिक्वायर्ड एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, जो कि 3 है, और राइट साइड में बेस है जो कि
3 होगा। अब हम लोग को यह पता ही है tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। इससे हमको थीटा इजकल टू tan इनवर्स 3 जो परपेंडिकुलर में है डिवाइडेड बाय 3 जो बेस में है, इस इक्वेशन को जब कैलकुलेट किया जाता है तो हमारा थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ पर आंसर सी 45 डिग्री होगा। 19 फिगर 2.2 में T1 और T2 के बीच डिफरेंस कितना होगा। इस पिक्चर को सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज किया है, जिसमें लेफ्ट साइड में मैंने चैनेज 5 और चैनेज 9 दिया है। यहाँ ब्लू कलर में ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर P इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 मीटर होगा और बेस 5 माइनस 2 3 मीटर होगा। यहाँ T1 T2 का डिस्टेंस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगा जो कि h स्क्वायर इजकल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h इजकल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ p परपेंडिकुलर और b बेस होगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू p को हम 4 से रिप्लेस करेंगे और b को 3 से रिप्लेस करेंगे और उसके बाद हमारा इक्वेशन h इजकल टू रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होगा जो कि 5 होगा। इसलिए हमारा आंसर B 5 मीटर करेक्ट होगा। क्वेश्चन 20 द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट कैन बी फिक्स्ड मोर एक्यूरेटली by A. Cross staff, B. Optical square, C. Oblique offset, D. Perpendicular offset। आंसर D. Perpendicular offset होगा। इसे समझने के लिए हम इस पिक्चर को देखेंगे। पहला वाला पिक्चर क्रॉस स्टाफ का है, जबकि ठीक इसके नीचे ऑप्टिकल स्क्वायर है। क्रॉस स्टाफ में A ओपन क्रॉस स्टाफ, B फ्रेंच क्रॉस स्टाफ और C एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ है। यहाँ A ओपन क्रॉस स्टाफ सिंपल क्रॉस स्टाफ होता है। ये 2 पेयर वर्टिकल सिल्ट होते हैं। इसमें 90 डिग्री पर लाइन सेट की जाती है। B फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में डायगोनल ब्रास ट्यूब होती हैं और इसके 8 साइड में सिल्ट होती हैं। यह ओपन क्रॉस स्टाफ से अच्छा इसलिए है कि यह 45 डिग्री पर भी लाइन सेट कर सकता है। C सबसे लेटेस्ट जो क्रॉस स्टाफ है वह एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ है और यह किसी भी डिजायर्ड एंगल को सेट कर सकता है। ऑप्टिकल स्क्वायर यह
राइट एंगल लाइन को सेट करने के लिए जाना जाता है और यह ओपन क्रॉस स्टाफ से बेहतर है। इसमें 50 mm डाया का सिलेंड्रिकल बॉक्स होता है जिसका हाइट या डेप्थ 12.5 mm होता है। परपेंडिकुलर ऑफसेट। जब लैटरल मेजरमेंट चेन लाइन पर परपेंडिकुलर लिया जाता है तो उसे परपेंडिकुलर ऑफसेट कहते हैं। यह ऑफसेट निम्न तरीकों से लिया जा सकता है। ए, ऑब्जेक्ट से चेन लाइन तक टेप को घुमाकर परपेंडिकुलर सेट करके यहाँ टेप पर न्यूनतम पढ़ने का पॉइंट परपेंडिकुलर का आधार है। बी, 3:4:5 के अनुपात में एक राइट एंगल सेट करके। सी, बिल्डर स्क्वायर और ट्राई स्क्वायर की मदद से राइट एंगल को सेट करके। डी, क्रॉस स्टाफ या वर्टिकल स्क्वायर द्वारा राइट एंगल सेट करके। ऑब्लिक ऑफसेट, ऐसा ऑफसेट जो चेन लाइन पर परपेंडिकुलर ना हो ऑब्लिक ऑफसेट कहलाता है। ऑब्लिक ऑफसेट तब लिया जाता है जब ऑब्जेक्ट चेन लाइन से लंबी दूरी पर होती है या जब कुछ कठिनाइयों के कारण राइट एंगल सेटअप करना संभव नहीं होता। परपेंडिकुलर ऑफसेट और ऑब्लिक ऑफसेट में हम परपेंडिकुलर ऑफसेट को निम्न कारणों से देते हैं। ए, परपेंडिकुलर ऑफसेट बहुत जल्दी लिया जा सकता है ऑब्लिक ऑफसेट की अपेक्षा। बी, इसमें सर्वे का प्रोग्रेस बाधित नहीं होता है। सी, फील्ड बुक में एंट्री करना आसान होता है। डी, ऑफसेट की प्लॉटिंग भी आसान होती है। थैंक यू।